नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री। आज चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस का रिव्यू करना है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में नंबर 1 सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की तारीफ करें। केमिस्ट्री की तारीफ क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच विच डील्स विद द कंपोजिशन, जिसका ताल्लुक है कंपोजिशन के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर, और मैटर के रिएक्शन के साथ इसका केमिस्ट्री, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको उस केमिस्ट्री में मैटर का पता होना चाहिए, क्योंकि हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में और आगे ज्यादातर मैटर को स्टडी करना है। अब मैटर क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट हैज मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कायनात की हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरे, उसको हम कहते हैं मैटर यानी मादा। अब मैटर की चार चीजों को हमने केमिस्ट्री में स्टडी करना है। नंबर 1 कंपोजिशन, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 प्रॉपर्टीज, नंबर 4 रिएक्शंस। तो अब मैटर की ये जो चार चीजें हैं, इसको स्टडी करने के लिए जब आपको मैटर समझ आ गया कि कायनात की हर वो चीज जिसका वजन और जो जगह घेरे, जैसे मिसाल के तौर पर किताब है, बुक है, उसका वजन है, वो जगह घेर रही है तो वो मैटर है। आपकी पेंसिल है, उसका वजन भी है, जगह भी घेर रही है तो वो भी मैटर है। हमारी खुद की बॉडी है, हमारा जिस्म है, उसका वजन है, वो जगह भी घेर रहा है तो वो भी मैटर है। तो कायनात की हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरे, उसको मैटर यानी मादा कहते हैं। तो केमिस्ट्री में हमने मैटर यानी मादे की चार चीजों को स्टडी करना होता है। नंबर 1 उसकी कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास शीशे का गिलास है तो इसका मतलब उसकी कंपोजिशन में क्या इस्तेमाल हुआ है? ग्लास यानी शीशा। आपके पास कुर्सी है लकड़ी की तो इसका मतलब उसकी कंपोजिशन में, उसकी तरकीब में क्या है? वुड है, लकड़ी है। तो इसको कहते हैं कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब। नंबर 2 स्ट्रक्चर यानी उसकी शक्ल, उसका ढांचा, उसकी बनावट कैसी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास बुक है, किताब है, तो उसका स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट क्या है कि उसके चार कोने। आपके पास कुर्सी है, उसका स्ट्रक्चर या बनावट क्या है कि उसके चार कोने हैं। इसी तरह से हर चीज का स्ट्रक्चर होता है, उसकी बनावट होती है कि गोल है, चार कोनों वाला है, छह कोनों वाला है, कैसा है। नंबर 3 प्रॉपर्टीज यानी उसकी खसूसियात। नंबर 4 रिएक्शंस, मैटर के रिएक्शंस, तो उसको कहते हैं केमिस्ट्री। इट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, और इसमें तकरीबन हमारी लाइफ की, हमारी जिंदगी के तमाम शोबों का ताल्लुक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम। अब इसमें सबसे पहले हमने कंपोजिशन यानी मैटर की जो कंपोजिशन, उसकी तरकीब। नंबर 2 उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो हैं जिनका ताल्लुक फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ हो। जैसे मिसाल के तौर पर किसी चीज का कलर, किसी चीज की स्मेल, किसी चीज का टेस्ट, किसी चीज की शेप, किसी चीज का मेल्टिंग पॉइंट, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट, ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री नाम से जाहिर है फिजिकल केमिस्ट्री, तो इसमें हमने मादे की यानी मैटर की कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैटर की स्टडी करनी है अलोंग विद द चेंजेस इन देम, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो तब्दीली आती है वक्त के साथ साथ। मिसाल के तौर पर आपने एक टेबल ली जो बहुत चमक रही थी, अब एक साल के बाद वो वैसे तो उसका कलर नहीं रहेगा बल्कि वो डल हो जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं इसको कहते हैं हम। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमने नंबर 1 उसकी कंपोजिशन, नंबर 2 उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, नंबर 3 अलोंग विद द चेंजेस इन देम, और उनके अंदर जो तब्दीली आती है उसको स्टडी करना होता है। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इज द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें आपने कार्बन के कंपाउंड और हाइड्रोजन के कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड में कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए, दोनों एट अ सेम टाइम होने चाहिए। इन दोनों को इकट्ठे हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके माखूज कंपाउंड यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए हैं उसको कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर 1 हमने उन कंपाउंड्स को स्टडी करना है जो हाइड्रोकार्बन है यानी जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, और नंबर 2 उनके डेरिवेटिव्स यानी जो उनसे मिलके बने हुए हैं, जो उनसे माखूज हुए हैं। स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स, इसके अंदर पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स यानी जिसके अंदर सारी पेट्रोल है, डीजल ऑयल है, केरोसिन ऑयल है, ये सारी चीजें आती हैं। और नंबर नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी इसी के स्कोप में शामिल है। फार्मास्यूटिकल का मतलब वो इंडस्ट्रीज, वो कारखाने जो दवाइयां बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, उसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज।
उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऊपर आपने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करना है। इनऑर्गेनिक में आपने लिखना है कि एक्सेप्ट दोज ऑफ, यानी कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के सिवाय, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, इलावा, तो कार्बन हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड, उसकी स्टडी को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार। तो आपने इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखनी है और आगे लिखना है फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है डेफिनेशन? इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। आगे आपने लिखना है फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? एप्लीकेशंस क्या है? फील्ड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों के फील्ड में, शोबे में, फूड साइंस के शोबे में, एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत का जो शोबा है, यानी फसलें जिसमें उगाते हैं, गन्नों की फसल है, जौ की है, मकई की है, इस तरह की जो भी फसलें उगाते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल स्केल का मतलब बहुत ज्यादा तादाद, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में या बड़े पैमाने पर। जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड्स को बड़े पैमाने पर बनाते हैं, बहुत ज्यादा मिकदार में बनाते हैं, उसे कहते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास शुगर मिल है, चीनी बनाने वाली जो आपके पास इंडस्ट्री है, वहां पर शुगर जो चीनी जो बननी है वो 10 किलो 20 किलो 1 मन 2 मन तो नहीं बनेगी, बल्कि कई हजार मन या कई हजार टन बनेगी। तो इसको कहेंगे कमर्शियल स्केल, यानी बड़ा पैमाना, यानी बहुत ज्यादा मिकदार में किसी चीज को बनाना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम रेडियो एक्टिविटी का मतलब है इमिशंस ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से रेडिएशंस का खारिज होना, श्वाओं का खारिज होना। जैसे रेडिएशंस कैंसर के मरीजों के लिए रेडिएशंस यूज होती हैं, श्वाएं यूज होती हैं, उसके लिए भी यही प्रोसेस इस्तेमाल होता है, रेडियो एक्टिविटी। नंबर 2 न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियस के प्रोसेस है। नंबर 3 न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, उसकी खसूसियात। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? इट हैज वास्ट एप्लीकेशंस, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। कहां पर? इन मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी रेडियोथेरेपी, जो मैंने अभी आपको बताया कि कैंसर के इलाज के लिए। नंबर 2 प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करने के लिए। जो डब्बे वाला हम दूध लेते हैं, डब्बे वाली कोई भी खुराक लेते हैं, तो वो हमारे पास प्रिजर्व होती है, 2 महीने 3 महीने उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर, और न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए इलेक्ट्रिकल पावर बनाने के लिए, यानी बिजली बनाने के लिए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। इसमें हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स, यानी इन्वायरमेंट के माहौल के अज्जा। माहौल के अज्जा क्या होते हैं? हवा है, पानी है, रेत है, मिट्टी है, आग है, ये सारे। एंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट के ऊपर जो ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों का जो असर होता है, जैसे बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, तो उसका असर क्या होगा कि उससे पोल्यूशन होगी, एयर की पोल्यूशन होगी। नंबर नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है तज्जियाती केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम तज्जिया करते हैं किसी भी चीज का। जैसे न्यूज एंकर होते हैं ना, वो एनालिसिस कर रहे होते हैं किसी भी खबर का। नवाज शरीफ कहता है कि मुझे क्यों निकाला, तो वो एनालिसिस हो रहा है कि सारे चैनल वाले एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वजह से कहा होगा, इस वजह से कहा होगा, इस वजह से कहा होगा। तो एनालिसिस मीन तज्जिया करना, किसी भी चीज का तज्जिया करना, एनालिसिस करना। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में डील्स विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। सबसे पहले जिस भी कंपोनेंट को आपने टेस्ट करना है उसको सेपरेट करना है। जैसे वाटर है, वाटर को आप सेपरेट कर ले, हाइड्रोजन को अलग कर ले, ऑक्सीजन को अलग कर ले, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि इसमें हाइड्रोजन कौन सा था और ऑक्सीजन कौन सा था। क्वालिटेटिव एक एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस एक होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव होता है जिसमें हम किसी भी चीज की क्वालिटी को चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव होता है जिसमें हम किसी चीज की क्वांटिटी यानी काउंट करके चेक करते हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी क्वालिटी चेक करते हैं कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्या चीज है, यानी उसकी कंपोजिशन। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, determines the amount of each component present in the sample। इसके अंदर हम हर कंपोनेंट की अमाउंट यानी उसकी क्वांटिटी को चेक करते हैं काउंट करके। मैटर की डेफिनेशन, मैटर इज सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कायनात की हर वो चीज जिसका वजन हो और जो जगह घेरे उसको मैटर यानी मादा कहते हैं। आर बॉडीज, हमारे अजसाम, एज वेल एज ऑल थिंग्स अराउंड अस, और हमारे इर्द गिर्द तमाम चीजें आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर, वो मादा की मिसालें हैं। अब मैटर की दो टाइप्स होती हैं। पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। मैटर की वो टाइप जो प्योर फॉर्म में हो, खाली हालत में हो, उसको सब्सटेंस कहते हैं यानी शय कहते हैं। वेयरएज इम्प्योर मैटर, और जो ना खाली हालत में उसको मिक्सचर कहते हैं, जो होमोजीनियस यानी एक जैसी बनावट वाला भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस या डिफरेंट
मुख्तलिफ कंपोजिशन वाला भी हो सकता है, वो आगे आप डिटेल से भी पढ़ेंगे। आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वो खसूसियात जिनका ताल्लुक फिजिकल स्टेट से यानी तबई हालत से हो, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल स्टेट क्या है? किसी भी चीज का कलर, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, उसकी हार्डनेस यानी सख्तपन, उसकी शेप यानी शक्ल, उसकी सॉल्युबिलिटी यानी हल पजीरी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल व्हेन आइस इज हीटेड, जैसे मिसाल के तौर पर आप आइस जो है वो सॉलिड होती है, उसको आप हीट करो तो वो लिक्विड यानी वाटर में तब्दील हो जाती है, और वाटर यानी लिक्विड को आप अगर मजीद हीट करो तो वो गैस यानी स्टीम में तब्दील हो जाती है। तो ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये उसकी फिजिकल स्टेट्स हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, जो किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन यानी उसकी तरकीब पे डिपेंड करती हैं। व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज, इट्स कंपोजिशन चेंजेस एंड अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। जब एक सब्सटेंस के अंदर केमिकल तब्दीली आती है तो उसकी कंपोजिशन तब्दील हो जाती है और उसकी जगह पर नया सब्सटेंस बनता है। फॉर एग्जांपल डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, जैसे मिसाल के तौर पर पानी का डीकंपोज होना, पानी बना होता है H2O फॉर्मूला होता है पानी का, यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। तो इसका मतलब उसके अंदर जब केमिकल चेंज आएगा तो वो दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा। उसके बाद एलिमेंट की डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की जदीद तारीफ ये है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक जैसे एटम से मिलकर बना हुआ हो। आप जब एक जैसे एटम होंगे मीन सेम एटॉमिक नंबर, तो उनका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, जो पॉजिटिव जो प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, तीन चीजें होती हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले, और एक न्यूट्रॉन, कोई भी चीज के ऊपर चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन की जो तादाद होती है यानी पॉजिटिव चार्ज वालों की जो तादाद होती है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एलिमेंट की ये डेफिनेशन है जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम हो, साफ ज़ाहिर है जब एक जैसे एटम होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद भी सेम होगी, एंड कैन नॉट बी डीकंपोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और जिसको सादातर चीजों में डीकंपोज ना कर सके, तोड़ ना सके, तहलील ना कर सके बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस, आम कीमियाई तरीकों से। खास कीमियाई तरीकों से तो तोड़ सकते हैं, तहलील कर सकते हैं, लेकिन आम कीमियाई तरीकों से, ऑर्डिनरी केमिकल मीन से जिसको ना किया जा सके, उसको कहते हैं एलिमेंट। उसके बाद है कि कौन से एलिमेंट्स लिक्विड हालत में पाए जाते हैं, विच एलिमेंट्स अकर इन लिक्विड स्टेट। तो आपने बताना है कि लिक्विड स्टेट में दो ही एलिमेंट है, एक मरकरी है और एक ब्रोमीन है। और दूसरा सवाल है कि कौन से एलिमेंट गैस की हालत में पाए जाते हैं, वो भी चंद ही एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है और हाइड्रोजन है। बाकी ज्यादातर जो है वो सॉलिड की हालत में पाए जाते हैं। उसके बाद है वाई एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल्स, एलिमेंट्स को अलामतों से जाहिर क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, विच आर एब्रीवेशंस फॉर द नेम ऑफ एलिमेंट। ये जो सैंपल्स होते हैं, जो अलामतें होती हैं, ये उनके एब्रीवेशंस यानी मुखफ़फ़ होता है। जैसे मिस्टर का मुखफ़फ़ होता है MR, डॉक्टर का होता है DR, इसी तरह से एलिमेंट का भी मुखफ़फ़ होता है यानी उसका एब्रीवेशन होता है। अ सैंपल इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ दैट एलिमेंट इन इंग्लिश। अब वो जो एलिमेंट का नाम है वो इंग्लिश जबान का भी हो सकता है, लैटिन यानी लातीनी जबान का भी हो सकता है, ग्रीक यानी यूनानी जबान का भी हो सकता है, और जर्मन या जर्मन जबान का भी हो सकता है। इफ इट इज वन लेटर, अगर ये सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल है, इट विल बी कैपिटल, तो इसको कैपिटल लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल, नाइट्रोजन के लिए N कैपिटल, कार्बन के लिए C कैपिटल। इन केस ऑफ टू लेटर सैंपल ओनली फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। अगर वो दो हरूफ पर मुश्तमिल हो तो पहला कैपिटल लिखेंगे, दूसरा स्मॉल लिखेंगे। जैसे कैल्शियम के लिए C, ये पहला C कैपिटल A स्मॉल, सोडियम के लिए N कैपिटल A स्मॉल, क्लोरीन के लिए C कैपिटल A स्मॉल। नेक्स्ट वैलेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मिलने की जो कैपेसिटी है, जो इस्तेदाद है, जो सलाहियत है, उसको कहते हैं वैलेंसी। और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, सबसे जो आखिर वाला शेल होता है उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी किसी में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी एक होगी। जैसा ये हाइड्रोजन में एक है तो इसकी वैलेंसी एक है, यानी एक एटम के साथ मिल सकता है। ऑक्सीजन में दो है तो इसकी वैलेंसी दो है, ये दो के साथ मिल सकता है। नाइट्रोजन में तीन है तो इसकी वैलेंसी तीन है, ये तीन के साथ मिल सकता है। कार्बन में चार है तो इसकी वैलेंसी चार है, ये चार के साथ मिल सकता है। तो ये वैलेंसी डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। उसके बाद कंपाउंड है। कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड वो सब्सटेंस है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से केमिकली तौर पर मिला होता है, केमिकल रिएक्शन के जरिए कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और उसमें मास की जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है। जैसे मिसाल के तौर पर कंपाउंड ऑफ वाटर ले लो, पानी ले लो, वो चाहे आप लाहौर का ले लो, रावलपिंडी का ले लो, इस्लामाबाद का ले लो, मुल्तान का ले लो, जहां का मर्जी ले लो, वहां का जो मास फिक्स्ड रेशियो बाय मास उसकी सेम होगी, यानी H2O ही होगा। दो हाइड्रोजन के एटम होंगे यानी 2:1 होगी, दो हाइड्रोजन के होंगे और एक ऑक्सीजन का होगा। उसके बाद आपने करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला।
एक होता है आयोनिक कंपाउंड, एक होता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो आयोनिक कंपाउंड है इसका होता है फॉर्मूला यूनिट, और जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है यानी जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब फॉर्मूला यूनिट क्या क्या मतलब है, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ये इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, यानी मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं बने होते, बल्कि ये आयन से मिलकर बने होते हैं। तो इनके जो आयन्स हैं वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस में होते हैं, यानी 3 डायमेंशन में होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस में। और हर आयन घिरा हुआ होता है बाय अपोजिटली चार्ज आयंस, अपोजिट चार्ज आयन से। जैसे मिसाल के तौर पर एक प्लस आयन है तो साथ नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव है तो साथ पॉजिटिव होगा, यानी सारे अपोजिटली चार्ज आयंस होंगे। जब भी सारे अपोजिटली चार्ज आयन जहां पर भी हो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो उसको मेल्ट करना और बॉयल करना भी मुश्किल होता है, इस वजह से उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसको फॉर्मूला यूनिट्स कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर NaCl सोडियम क्लोराइड, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और CuSO4 कॉपर सल्फेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, अ मॉलिक्यूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। वो तो आयोनिक कंपाउंड की बात थी, जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसका जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर H2O वाटर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या CH4 आपके पास मीथेन। उसके बाद है ये टेबल आपने याद करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें से लाजमी एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है। कोई भी वो एक आपको कंपाउंड या 2 कंपाउंड के नाम दे देंगे, उसके आपने फॉर्मूलाज लिखने होंगे। उसके बाद है मिक्सचर। कंपाउंड में आपने पढ़ा था जब 2 या 2 एलिमेंट्स केमिकली तौर पर मिले हुए, यहां पर आपने लिखना है जब फिजिकली तौर पर आपस में यानी फिजिकली तौर पर मिक्स हुए हो विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जैसे आप पानी में चीनी हल कर दो तो वो फिजिकल मेथड है, तो फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो बाय मास, और उसकी फिक्स्ड रेशियो बाय मास भी नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर आपने मिक्सचर बनाना है पानी और चीनी का, तो आप फिक्स्ड रेशियो कोई नहीं है, आप एक गिलास में 1 चम्मच चीनी डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, जितनी मर्जी डालो, तो कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होती मिक्सचर बनाने के लिए। और उसके बाद में ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या फर्क है। तो आपने होमो का मतलब होता है सेम, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन। तो मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनकी ओवरऑल जो कंपोजिशन होती है, जो तरकीब होती है एक जैसी होती है, उसको कहते हैं होमोजीनियस। जैसे एयर है हवा, गैसोलीन है यानी पेट्रोल, और आइसक्रीम है, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है, यानी कि इनकी कंपोजिशन सेम होती है। हेट्रोजीनियस क्या होता है, आर दोज इन विच कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जिनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। जैसे सॉइल, मट्टी है, मट्टी मैदानी इलाके की और होगी, पहाड़ी इलाके की और होगी, हर इलाके की अपनी होगी। रॉक चट्टाने हैं, वो हर इलाके की अपनी अपनी चट्टानें जो होती हैं वो डिफरेंट खसूसियात रखती हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होती है। वुड लकड़ी है, लकड़ी भी अलग अलग होती है, अब एक दरख्त की लकड़ी दूसरे दरख्त की लकड़ी से डिफरेंट होती है, तो वो हेट्रोजीनियस है। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फर्क है। तो इसको आपने लॉन्ग के तौर पर करना है, ये आपका फर्स्ट हाफ चैप्टर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सेकंड हाफ चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को हम बताएंगे। ठीक है बेटा।